तो आज के इस ये वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक और ये ज्वलंत ये मुद्दे के ऊपर ये चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और ये चर्चा इस बारे में है कि आपने हाल में ही इन चीजों को सुना होगा कि बहुत सारे ये मीडिया आपको हाउसेस के द्वारा या न्यूज़पेपर्स में और सरकार के विभिन्न ये प्रतिनिधियों के भी द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से, यानी कि विश्व आपको ये बैंक के आंकड़ों के हिसाब से भारतवर्ष में जो आर्थिक असमानता जो है ये पिछले ये 10-15 सालों में ये बहुत ज्यादा ये घटी है। और हमारा जो यानी कि देश है या हमारे जो आर्थिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर जो काम कर रही है, तो यहां की जो इक्वालिटी है यानी कि जो ये समानता है, ये विश्व के सबसे ये प्रमुख ये समानता वाले ये देशों में से एक हमारी आर्थिक व्यवस्था है। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े वो क्या जो जमीनी हकीकत है या जो जमीनी सच्चाई है उससे वो मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और क्या वास्तव में ये भारतवर्ष में जो आर्थिक असमानता है ये उस हद तक ये घटी है जिस हद तक की ये क्लेम किया जा रहा है ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को लेकर के ये सरकार के द्वारा। और एक तरफ तो सरकार इस चीज को मान रही है, यानी कि जो सरकार के मिनिस्टर्स हैं या प्रतिनिधि हैं ये केंद्रीय सरकार के, तो वो लोग ये जगह जगह इस चीज को आपको ये बयान दे रहे हैं कि यानी कि आपको ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से जो भारतवर्ष में असमानता जो घटी है ये तथाकथित रूप से, तो ये एक प्रकार से विंडिकेशन है इस चीज का कि सरकार ने ये पिछले जो ये 10-15 सालों में जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों को ये परस्यू किया है और जिस प्रकार का इकोनॉमिक ये मैनेजमेंट किया है ये कंट्री के अंदर जो आर्थिक ये प्रबंधन किया है, तो उसका ये प्रतिफल है कि ये भारतवर्ष में इतनी ये भारी संख्या में यानी कि लोग जो हैं उनको ये गरीबी रेखा से ये बाहर निकाला गया है। और हमारे देश के अंदर जो असमानता है, आर्थिक समानता है, आर्थिक असमानता है, वो इतनी ये तेजी के साथ वो घटी है। तो एक तरफ तो ये सरकार का क्लेम है, लेकिन आपको दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे ये कमेंटेटर्स हैं और बहुत सारे यानी कि ऑब्जर्वर्स हैं जो कि यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जारी किए गए जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का उन लोगों ने मूल्यांकन किया है या उसको एनालाइज किया है। और इसके साथ साथ ये भारतवर्ष में जो जमीनी हकीकत है उसको वो लोग यानी कि देखते हुए उसको वो लोग ये देख रहे हैं और फिर ऐसा वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था की ये रियल पिक्चर को ये प्रस्तुत नहीं करते हैं। यानी कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों में जैसा ये क्लेम किया गया है कि भारतवर्ष में आर्थिक असमानता ये घटी है, तो ऐसा कुछ ये नहीं हुआ है। तो इन्हीं सब यानी कि इन्हीं सब ये बातों के बारे में जो आपको ये क्लेम्स हैं या काउंटर क्लेम्स हैं उन्हीं चीज को एनालाइज करता हुआ हम लोगों का आज का ये वीडियो है। एक तो ये शुरुआत में ये बात हम लोगों को ये जान लेनी चाहिए कि इस चीज में ये कोई शंका नहीं है, यानी कि इस बात में ये कोई शंका नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ये ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये विश्व की ये तीव्रतम गति से यानी कि ये ग्रोथ करती हुई आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है। और हमारे देश का जो जीडीपी ये ग्रोथ है वो इम्प्रेसिव वो रहा है या एटलीस्ट आपको संतोषप्रद या सेटिस्फैक्ट्री वो ये जरूर रहा है। और पूरे ये विश्व का ये ध्यान जो है ये भारतवर्ष की तरफ
एक आशा की नजर से ये देखा जा रहा है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये बहुत ज्यादा ये पोटेंशियल है और यहां काफी ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है। और अगर इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो ये देश के अंदर इकोनॉमी के डेवलपमेंट भी होगा। तो ये बात ये सही है, हमारे देश के अंदर ये जीडीपी का जो ये ग्रोथ है यानी इकोनॉमी के ग्रोथ है वो इंप्रेसिव है या रहा है, या एटलीस्ट वो संतोषजनक तो जरूर रहा है ये पिछले ये कई सालों। अगर एक दो अपवाद ये छोड़ दिया जाए तो उसके बाद अब बात उठती है कि जो यहां पे जो ये जीडीपी के अंदर जो ये ग्रोथ हो रही है यानी कि हमारा जो नेशनल इनकम ये बढ़ रहा है, तो फिर से वही बात उठ रही है। और इस इशू को मैंने ये बहुतों बार ये बहुत सारे ये वीडियोस में मैंने उठाया है कि जीडीपी ये ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन उस ये ग्रोथ का लाभ वो समाज के हर एक वर्ग तक, और खास करके आपको यानी वैसा वर्ग जो कि ये समाज का ये वंचित वर्ग है, जो समाज का मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो सम्राट आपको ये समाज का ये वंचित वर्ग है, तो क्या वहां तक इस इकोनॉमी के ग्रोथ का लाभ ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यही आपको यक्ष प्रश्न है और ये मूल प्रश्न है। क्योंकि देखिए ये बात सही है कि इकोनॉमी के ग्रोथ हो रही है, तो इकोनॉमी के ग्रोथ का एक इक्विटेबल ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए वो सोसाइटी के अंदर, और इक्विटेबल ये डिस्ट्रीब्यूशन से ही यानी कि एक समानतापूर्ण और ये न्यायपूर्ण जो धन का वितरण होता है ये सोसाइटी के अंदर, जो राष्ट्रीय आय का वितरण होता है सोसाइटी के अंदर, ये एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होता है इस समाज के अंदर से या हमारे ये देश के अंदर से जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है उसको ये दूर करने के लिए। तो ये भारतवर्ष में ये क्या ऐसा हो रहा है कि हमारे यहां जो इनकम ये जनरेट हो रही है, जो नेशनल इनकम जनरेट हो रही है, उस ये नेशनल इनकम का जो लेजिटिमेट शेयर है वो लेजिटिमेट शेयर वो समाज के हर एक वर्ग तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? और जिसको कि टेक्निकल भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है यानी कि आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन ये समावेशी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंक्लूसिव ये ग्रोथ जिसको बोलते हैं, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ आपको यानी कि ग्रोथ का ये मतलब हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ विथ ये जस्टिस, यानी कि न्याय के साथ जो राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो समाज के हर एक वर्ग में। तो क्या इस प्रकार की आर्थिक नीतियां हमारे देश के अंदर है कि नहीं है? और क्या जो आर्थिक ये वृद्धि हो रही है हमारे देश के अंदर उसका बेनिफिट जो है वो समाज के हर एक वर्ग को और खास करके जो समाज का विपन्न तबका है उसको यानी कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आपको ये मूल प्रश्न यही है। अब चूंकि सरकार के ऊपर ये आरोप ये लगते रहे हैं आपको हमेशा कि सरकार जो है वो कुछ खास ये पूंजीपतियों को ही वो लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वो आर्थिक नीतियां वो बनाती हैं, और जो भी हमारे देश के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है उसका मैक्सिमम शेयर जो है यानी कि ये धन जो है ये उसका अधिकतर ये शेयर जो है ये जा रहा है कुछ ये गिने चुने ये पूंजीपतियों के पास। और दूसरी तरफ यानी कि जो देश की ये सामान्य जनता है वो सामान्य जनता के पास इस आर्थिक वृद्धि का जो लाभ है वो लाभ वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सरकार के ऊपर ऐसे आरोप ये लगते आए हैं, और केवल ये जो आरोप है वो राजनीतिक आरोप ही नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि केवल ये विपक्षी दल ही ऐसा आरोप लगा रहे हैं, बल्कि जो इकोनॉमिक के सर्किल होती है, मतलब जो आपको यानी कि टेक्निकल ये लोग हैं जो कि अर्थशास्त्र को समझते हैं, और वैसे लोग जो कि पब्लिक फाइनेंस को समझते हैं,
या किसी देश के इकोनॉमी के सिस्टम को समझते हैं, तो उन लोगों के भी द्वारा, जो एकेडमिशियंस हैं या स्कॉलर्स हैं, उनके भी द्वारा ये बार बार उठाई जा रही है कि हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक ये ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन उस इकोनॉमिक ये ग्रोथ का जो बेनिफिट है, जो लेजिटिमेट ये बेनिफिट है, वो समाज के हर एक वर्ग तक और खास करके ये निम्न वर्ग तक ये नहीं पहुंच रहा है। तो इसी आरोपों के अगर ये मद्देनजर ये देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल में ही जो रिपोर्ट ये प्रकाशित की गई है और जिसमें कि ये बात की गई है कि भारतवर्ष से आर्थिक असमानता जो है वो तेजी के साथ वो घटी है और भारतवर्ष की जो आर्थिक व्यवस्था है वो विश्व के कुछ गिने चुने समानता पे आधारित आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है। तो इस चीज के ऊपर यानी कि सरकार के द्वारा अपना यानी कि अपने आप को यानी कि अपने आर्थिक नीतियों को ये विंडिकेट करना कि हाँ हमने ऐसा ये किया है, इतनी ये गरीबी को हमने हटाई है या भारतवर्ष से हमने आर्थिक असमानता को ये दूर किया है, तो वो एक प्रकार से वो एक यानी कि एक आप समझिए कि ये सरकार को एक मौका मिला है कि वर्ल्ड बैंक के उन आंकड़ों का इस्तेमाल करके जो भी ये क्रिटिक लोग हैं, जो भी आलोचक लोग हैं ये सरकार की नीतियों के, उनका मुंह ये बंद करवाया जा सके। अब हम लोग आते हैं ये टेक्निकल चीज पे कि वर्ल्ड बैंक का जो आंकड़ा है उसका ये बेस क्या है, उसका थ्योरेटिकल बेस क्या है और ये किस प्रकार के आंकड़े को ये जारी किया गया है। तो आप देखिए, आप इकोनॉमिक्स में ये जाइएगा तो किसी भी ये देश के अंदर या एक देश का ये दूसरे देश के साथ जो आय की असमानता होती है या जो ये वेल्थ की असमानता होती है, तो उस चीज को यानी कि ये जानने के लिए जिस इकोनॉमिक इंडिकेटर का यूज किया जाता है, उस इकोनॉमिक इंडिकेटर को हम लोग ये बोलते हैं, हमने ये बोर्ड पे लिखा है ये गिनी ये कोएफिशिएंट, और गिनी ये कोएफिशिएंट को ही ये गिनी इंडेक्स या गिनी ये रेशियो बोलते हैं। और इस यानी कि इस ये गिनी ये कोएफिशिएंट का मतलब इसका इजाद करने वाले जो व्यक्ति थे, एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन यानी कि वो ये सांख्यिकी के वो बहुत बड़े ये विद्वान थे और ये सोशलिस्ट भी थे, और उनका नाम था ये कोराडो ये गिनी, और उन्हीं के द्वारा इस इंडेक्स को या इस ये कोएफिशिएंट को ये विकसित ये किया गया है। और इंटरनेशनली इसी इंडेक्स का या इसी आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को ये दर्शाने के लिए कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था में इनइक्वालिटी ये कितनी है, यानी कि असमानता कितनी है। अब ये जो इंडिकेटर जो है ये गिनी ये कोएफिशिएंट, इसमें आपको हर एक ये कंट्री को 0 से लेकर के 1 तक के ये बीच में डिफरेंट ये वैल्यू जो है ये प्रदान की जाती हैं, यानी कि हर एक कंट्री में जो वहां से इंपॉर्टेंट जो आर्थिक आंकड़े हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करके और एक वो साइंटिफिक मैनर में उन आंकड़ों की ये प्रोसेसिंग की जाती है, और फिर हर एक कंट्री को एक वो वैल्यू अलॉट किया जाता है, एक वो वैल्यू ये प्रदान की जाती है, और वो ये वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होती है। ये आपको यानी कि जो ये प्रतियोगी ये परीक्षाएं होती हैं उनके भी ये लिहाज से जो स्टूडेंट्स हैं ये काफी ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये बहुतों बार ये सवाल पूछा जाता है कि गिनी ये कोएफिशिएंट जो है वो किस चीज से रिलेटेड है या वो आपको ये किस प्रकार का इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो उसके आंसर में यही जाएगा कि ये गिनी ये कोएफिशिएंट जो है
वो एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि एक किसी भी आर्थिक व्यवस्था में जो वहां इनइक्वालिटी का स्टेटस है, जो असमानता का स्टेटस है, यानी कि ये समाज के विभिन्न आपको यानी कि वर्गों के बीच में जो आय की असमानता होती है या वेल्थ की असमानता होती है, तो उसको ये बताने वाला आपको ये इंडिकेटर है। और आपको ये गिनी कोएफिशिएंट जो है उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं आपको ये लॉरेंस कर्व्स। तो आपको ये लॉरेंस ये कर्व्स के हिसाब से उसको ये खींचा जाता है और उसकी ये वैल्यू को ये निकाला जाता है। अब ये आपको ये लॉरेंस ये कर्व्स ये क्या होती हैं, ये प्योर इकोनॉमिक्स है, उसके ऊपर हम एक और ये वीडियो ये बना देंगे। यानी मोटा मोटी इस बात को समझिए कि लॉरेंस ये कर्व्स के हिसाब से ये गिनी आपको ये कोएफिशिएंट को निकाला जाता है और गिनी ये कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है वो किसी भी एक कंट्री के लिए वो 0 से लेकर के 1 तक के बीच में हो सकता है। और 0 जो है, हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक आदर्शवादी स्थिति है, और किसी भी एक कंट्री का अगर ये गिनी ये कोएफिशिएंट जो है अगर वो ये 0 है तो इसका ये मतलब है कि वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है उस आर्थिक व्यवस्था में ये परफेक्टली इक्वालिटी पाई जा रही है। यानी इसका ये अर्थ हुआ कि उस आर्थिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति के पास ये समान रूप से ये धन और इनकम ये मौजूद है। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास एक जितना ही एक ही अमाउंट में ये धन है, यानी कि ये परफेक्ट इक्वालिटी है वहां पे। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये किसी भी देश में ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। आपको किसी भी समाज में या किसी भी आर्थिक व्यवस्था में ये पॉसिबल नहीं है कि वहां जितने भी लोग हैं या जितने भी ये लोगों के ये ग्रुप्स हैं तो ये सबके पास इक्वल इनकम हो, परफेक्ट इक्वालिटी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर किसी एक कंट्री का आपको ये गिनी कोएफिशिएंट अगर ये 0 आता है तो ये दर्शाता है कि उस कंट्री के अंदर ये परफेक्ट इक्वालिटी है और सबके पास जितने भी लोग हैं वहां पे सबके पास ये समान रूप से ये धन ये मौजूद है। और दूसरी तरफ एक दूसरा एक्सट्रीम है आपको ये 1, यानी कि अगर आपको ये किसी कंट्री का अगर ये गिनी कोएफिशिएंट अगर ये 1 आता है तो ये भी एक प्रकार की हाइपोथेटिकल स्थिति है, एक आदर्शवादी या एक हाइपोथेटिकल स्थिति है। और अगर एक वैल्यू आता है तो इसका ये मतलब हुआ कि उस कंट्री में यानी आपको वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है उस आर्थिक व्यवस्था में परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो परफेक्ट इनइक्वालिटी का यह अर्थ हुआ कि उस आर्थिक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति के पास सारा धन मौजूद है और अन्य सारे व्यक्ति जो है वो ये कंगाल है। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस ये गिनी कोएफिशिएंट में आपको यानी कि डिफरेंट ये कंट्रीज को जो ये वैल्यू दिया जाता है वो वैल्यू आपको 0 से लेकर के 1 तक के ये बीच में होगा। इसका ये मतलब है कि आपको ये गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू ये जैसे जैसे ये बढ़ते चला जाएगा, यानी कि वो जैसे जैसे वो 1 के नजदीक आते चला जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि उस ये देश के अंदर या उस आर्थिक ये व्यवस्था में इनइक्वालिटी जो है यानी असमानता जो है ये आपको ये बढ़ती चली जा रही है। और अगर उसका ये वैल्यू जो है अगर वो ये 0 की तरफ अगर वो जा रहा है, यानी कि उसका वैल्यू अगर ये कम है ये गिनी कोएफिशिएंट का, तो इसका ये मतलब है कि उस देश के अंदर जो आर्थिक यानी कि जो असमानता है वो घटती चली जा रही है और आर्थिक ये समानता जो है ये बढ़ती चली जा रही है। तो
आपको ऐसी स्थिति में इन चीजों को ये समझना जरूरी है। और किस कंट्री का ये कितना ये वैल्यू होगा, वो वैल्यू डिफरेंट प्रकार के यानी डिफरेंट सोर्सेज से ये डेटा को ये कलेक्ट किया जाता है और उस ये डेटा को ये प्रोसेस करके और ये गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू ये निकाला जाता है। अब आपको ये बताएं कि अब इसमें भी एक पेच है और पेच ये है कि जो आर्थिक असमानता जो ये देखी जाती है वो आर्थिक यानी असमानता आपको ये दो तरीके से या दो आधार पर देखी जाती है। एक आधार है कि आपको ये कंजम्पशन के आधार पे इनइक्वालिटी की स्थिति कैसी है, ये ध्यान से सुनिए। यानी कि ये कंजम्पशन के आधार पे मतलब ये किसी भी आर्थिक व्यवस्था में जो उपभोग हो रहा है, यानी कि लोग जो ये कंजम्पशन का कार्य कर रहे हैं, यानी कि भिन्न भिन्न ये वस्तुओं या सेवाओं को जो वो खरीद रहे हैं कंजम्पशन के उद्देश्य से, तो ये एक तो इनइक्वालिटी निकाली जाती है कि ये कंजम्पशन के आधार पे इनइक्वालिटी की स्थिति कैसी है। और दूसरा एक आधार है आपको यानी इनकम और वेल्थ के आधार पे इनइक्वालिटी का स्टेटस ये कैसा है, यानी कि भिन्न भिन्न ये लोगों या समूहों के बीच में जो उनकी आय है, जो उनका नेट इनकम है या उनका जो वेल्थ है, उसके हिसाब से ये असमानता की स्थिति ये कैसी है। यानी कि अब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था में जो असमानता जो निकाली जाती है वो असमानता ये दो बेसिस पे निकाली जाती है। एक तो आपको ये कंजम्पशन के आधार पे और दूसरा इनकम या वेल्थ के आधार पे। अब आपको ये बात बताए कि जो ये वर्ल्ड बैंक का जो आंकड़ा जो है, यानी कि जिस आंकड़े को लेकर के ये सरकार जो है वो अपना ये पीठ ये थपथपा रही है, या सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम लोगों ने आर्थिक असमानता को बहुत हद तक यानी कि ये दूर कर दिया है भारतवर्ष से, तो वो सब सारे जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपको ये कंजम्पशन पे आधारित है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी वो कंजम्पशन पे आधारित है। इसका ये अर्थ है कि उन आंकड़ों में इस चीज को यह दर्शाया गया है कि जहां तक कि ये कंजम्पशन की बात है यानी उपभोग की बात है, यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को ये खरीदने के और उसको उपभोग करने का ये सवाल है, तो इस मामले में भारतवर्ष के अंदर जो असमानता है समाज के विभिन्न ये वर्गों के बीच में ये घटी है। और ये वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि ये कंजम्पशन के मामले में जो ये गिनी ये कोएफिशिएंट है, हमने ये वैल्यू को लिखा है, वो 2011-12 में ये गिनी आपको ये कोएफिशिएंट का वैल्यू था 0.288 और ये 2022-23 में आकर के आपको यानी कि ये गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू हो गया है 0.255। मतलब 2011-12 में ये गिनी कोएफिशिएंट जो है वो भारतवर्ष का था 0.288 और 2022-23 में ये घट करके हुआ है 0.255। इसका ये मतलब है कि हम लोग ये जीरो की तरफ ये ज्यादा आए हैं, यानी कि आपको ये पहले था 0.288 और घट करके ये हुआ है 0.255। और ये वर्ल्ड बैंक ने इस चीज को बोला है कि चूंकि ये गिनी ये कोएफिशिएंट का जो ये वैल्यू है ये भारतवर्ष के लिए वो घटा है ये पिछले ये 10 सालों में, तो इसीलिए ये भारतवर्ष में जो आर्थिक असमानता है वो आर्थिक असमानता ये तेजी के साथ ये घटी है। और विश्व के कुछ ये गिने चुने ही राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर कि इतनी
यानी इक्वालिटी पे आधारित, इतनी ये समानता पे आधारित आर्थिक व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही हो। लेकिन आपको याद रहे, ये सारे जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े ये कंजम्पशन पे आधारित आंकड़े हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि कंजम्पशन के मामले में आपको जो असमानता है ये देश के अंदर, उस पे आधारित ये आंकड़े हैं। अब आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स को ये थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था में जो ये कंजम्पशन का ये लेवल है, ये कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता है। यानी कि अगर इनकम ये जीरो हो भी जाए, उसके बावजूद भी ये कंजम्पशन जो है ये जीरो नहीं हो सकता है। वो ऐसा इसलिए कि ऐसी कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं हमारे ये जीवन यापन के लिए, जिसका कि उपभोग करना ये किसी भी व्यक्ति के लिए वो जरूरी हो जाता है। और उस व्यक्ति के पास अगर इनकम ये जीरो भी है तो अपने बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को ये बनाए रखने के लिए, अपने आप को ये जिंदा रखने के लिए एक निश्चित लेवल का वो कंजम्पशन वो करता ही करता है। यानी अगर आपकी ये नेगेटिव सेविंग भी हो जाए, और नेगेटिव सेविंग का मतलब हुआ कि ये कर्जा, मतलब लोग ये कर्ज लेकर के भी अपने जो आवश्यक जो उसके ये कंजम्पशन की ये वस्तुएं हैं, उन ये वस्तुओं को वो लोग, यानी कि ये गरीब से भी गरीब लोग ये खरीदते ही खरीदते हैं। तो ये कंजम्पशन जो है वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो तो होगा ही। और दूसरा एक और ये पैटर्न ये देखने में आता है, अगर ये गरीब लोगों के अगर ये कंजम्पशन के ये पैटर्न को देखिएगा, तो एक गरीब व्यक्ति अगर कुछ कमाता है तो उसके अंदर मतलब ये टेंडेंसी होती है, वो चाहे ये भावनात्मक के कारणों से भी या आर्थिक के कारणों से भी, अगर मान लीजिए कि कोई मजदूर है और वो ये 500 रुपया एक दिन में अगर वो कमा करके वो गया, अब वो शाम में अपने ये घर पे जाता है तो उसके ये बच्चे बच्चियां हल्ला करेंगे कि ये खरीद दीजिए, वो खरीद दीजिए, बिस्किट खरीद दीजिए, ये वो, और वो ये भावना में आकर के वो खरीदेगा। यानी कि अगर एक गरीब व्यक्ति के पास अगर कोई इनकम ये जनरेट होती है तो उस इनकम का वो ये मैक्सिमम भाग जो है वो यानी कि वो कंजम्पशन में लगा देता है, और सेविंग उसकी ये ना के बराबर होती है। अब जब तक ये सेविंग नहीं होगी तब तक वेल्थ का जनरेशन नहीं होगा। मतलब ये टेक्निकल चीज है, आप समझिए। तो एक गरीब व्यक्ति जो है, अगर उसके पास इनकम ये जनरेट भी हो रही है तो वो अपने इनकम को, उसका एक पार्ट, अपने इनकम के एक पार्ट को वो सेविंग के रूप में वो तब तक वो ये तब्दील नहीं कर पाएगा, यानी कि अपने इनकम के एक पार्ट को वो सेव वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि उसका इनकम एक निश्चित लेवल से ऊपर ना चला जाए। तो अगर मान लीजिए कि आप ये कंजम्पशन के आधार पे, उपभोग के आधार पे अगर आप ये समानता असमानता को देखने लगेगा इकोनॉमी के अंदर, तो आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, यानी कि ये भ्रामक ये रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। क्यों? कि बात सही है कि लोगों के पास, ये गरीब लोगों के पास भी जो इनकम आ रही है, थोड़ी बहुत ही आ रही है, तो उसका मैक्सिमम पार्ट वो ये आपको ये कंज्यूम कर रहा है, और अमीर लोग तो ये कंज्यूम ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये कंजम्पशन के बाद अपने इनकम का एक भाग वो यानी कि वो सेव भी कर रहे हैं, और वही ये सेविंग जो है वो उनके लिए वेल्थ को क्रिएट कर रहा है, अमीर लोगों के लिए। लेकिन ये गरीबों के लिए वेल्थ का क्रिएशन ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इनके पास ये सेविंग नहीं हो पा रही है, और इनके इनकम का सारा पैसा जो है वो कंजम्पशन में चला जा रहा है। तो अगर ये कंजम्पशन के आधार पे अगर आप
यानी कि ये समानता असमानता को देखिएगा तो भारतवर्ष जैसे देश में आपको तो ये मालूम ये चलेगा ही, आपको ऐसा ये लगेगा कि ये कंजम्पशन आपको ये गरीब भी कर रहा है बहुत ज्यादा, और अमीर तो कर ही रहे हैं। तो अमीर और गरीब के बीच ये कंजम्पशन के आधार पे जो असमानता जो है उसकी खाई आपको ये पटती हुई आपको ये प्रतीत होगी। और एग्जैक्टली यही चीज हुआ है ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट ये प्रकाशित की है और उसमें जो उसने ये गिनी एक कोएफिशिएंट जो जारी किया है, तो वो ये गिनी एक कोएफिशिएंट जो है ये कंजम्पशन पे आधारित जो असमानता है उसको वो दर्शा रहा है, जो कि हमारे इकोनॉमी का या समाज का रियल पिक्चर नहीं है। रियल पिक्चर उस समय आएगी जब इनकम के आधार पे या वेल्थ के आधार पे जो असमानता है ये देश के अंदर, उसको अगर ये प्रदर्शित किया जाए तो। और वहां पे बहुत ही यानी कि अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स जो है यानी आंकड़े जो है ये भारतवर्ष के लिए है। आपको एक रिपोर्ट हमने ये लिखा था, आपको एक रिपोर्ट है यानी WID के हिसाब से, यानी कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी या डाटाबेस के हिसाब से, और 2022 की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट ये बोलती है कि भारतवर्ष में जो ये टॉप ये 1% है हमारे एडल्ट्स के, यानी हमारे देश के अंदर जो ये वयस्क लोग हैं, उसमें ऊपर के जो यानी कि 1% हैं, उनके पास यानी कि जो कंट्री के अंदर जो नेट पर्सनल वेल्थ है उसका लगभग ये 40% जो है वो 1% ये लोगों के पास है। मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि देश की 1% ये जनता के पास हमारे देश का ये 40% ये धन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पे ये मौजूद है। तो अगर इनकम और वेल्थ के आधार पे अगर आप असमानता की स्थिति को देखिएगा तो भारतवर्ष की स्थिति जो है ये बहुत ही ज्यादा ये गंभीर है। और विश्व में मात्र ये 3-4 देश ही ऐसे हैं जहां पर कि इतने हाई लेवल की जो आय में असमानता है ये पाई जाती है वहां के लोगों के बीच में। और उसमें ये सम्मिलित हैं, आपको कुछ ये गिने चुने ये देश हैं, उन्हीं में हमने उसको ये लिखा था कि कुछ ये गिने चुने ही आपको ये देश हैं। हाँ, यानी कि ये भारतवर्ष से ये आपको ये ज्यादा जो है वो आय में जो असमानता जो है वो मात्र ये 4 कंट्रीज में ही मौजूद है। एक है उरुग्वे, एक है आपको ये स्वाजीलैंड, ये साउदर्न आपको अफ्रीकन एक कंट्री है, और तीसरा है आपको ये रशिया, और चौथा है ये साउथ अफ्रीका। यही 4 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कि भारतवर्ष से ये ज्यादा जो है वो आय में असमानता है, और उसके बाद ये भारत ही है। तो अगर आय में असमानता के आधार पे आप ये देखिएगा ये भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था को, तो यहां तो बहुत ही यानी कि डिसअपॉइंटिंग यानी बहुत ही निराशाजनक स्थिति जो है वो निकल करके सामने आती है। और हमारे देश के अंदर कुछ गिने चुने ये लोगों के पास ही ये वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है वो हाल फिलहाल के ये वर्षों में हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये वर्ल्ड बैंक का जो आंकड़ा है ये कंजम्पशन पे आधारित जो इनइक्वालिटी है उस पे आधारित आंकड़ा है, और उस आंकड़े को हमने बताया कि वो आंकड़ा वो नेचुरल है कि उसमें ये कंजम्पशन के आधार पे अगर आप
अमीर और गरीब के बीच अगर ये कंपेयर करने की कोशिश ये करेंगे आर्थिक असमानता को, तो निश्चित रूप से ये जो आर्थिक असमानता होगी काफी ये कम होगी। जो इनकम के आधार पे जो आर्थिक आपको असमानता होती है उसके ये कंपैरिजन में। तो कुल मिलाजुला करके स्थिति यही है। और आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिन आंकड़ों का एक खास ढंग से और एक वह खास ये पर्पस से उसका यूज किया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा अपना ये खुद का पीठ ये थपथपाने के लिए। लेकिन आंकड़े जो है ये वास्तविक स्थिति के अनुसार होने चाहिए, इस बात को ये समझिए। क्योंकि आंकड़ों को देख करके वास्तविक स्थिति ये नहीं बदल जाती है। मतलब आप इसको ऐसे समझे कि वह मान लीजिए कि हमको कोई इन्फेक्शन हुआ और हम गए यानी कि कोई ये पैथोलॉजिकल ये टेस्ट ये करवाने के लिए और हमने अपने ये ब्लड का सैंपल दे दिया और जो भी उस ये पैथोलॉजिकल ये टेस्ट का जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट एक फैक्ट है जो कि वास्तविक स्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम अपने हिसाब से जाकर के और उस ये पैथोलॉजिकल ये टेस्ट की ये फाइंडिंग को हम ये बदल दे, अपने हाथ से लिख दे या अपने हाथ से उसमें एक करेक्शन कर दे। जैसे मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन का लेवल हमारा आ रहा है, मान लीजिए कि आपको 8 और हम उसमें अपने से जाकर के ये 12 लिख दे, तो क्या इससे ये वास्तविक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगी? मतलब इस समझने वाली बात है। मतलब एट ए टाइम आप किसी को दर्शा सकते, एट ए टाइम किसी को ये दिखा सकते कि हमारा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है ये 12 पॉइंट है। लोग हो सकता है कि वो अप्रिशिएट कर दे वो थोड़े समय के लिए कि ना ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो तो है और वो आप ये जानते हैं कि 8 है। तो अगर मान लीजिए कि आप उस ये डॉक्टर्ड ये डाटा के ऊपर या मैनिपुलेटेड ये डाटा के ऊपर ये विश्वास करने लगिएगा तो फिर उसका नुकसान जो है ये किसे उठाना पड़ेगा? क्योंकि जो एक्चुअल स्थिति है वो है और जैसे जैसे ये तबीयत खराब होगी तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। डाटा चाहे ये कुछ भी ये कह रहा, तो जो एक्चुअल ये डेटा होती हैं उनको ये छुपाए जाने की जरूरत नहीं है या एक्चुअल ये डेटा को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको ये मैनिपुलेट भी कीजिएगा तो वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। और अगर ये प्रॉब्लम है अगर इकोनॉमी के अंदर, तो वो प्रॉब्लम एक ना एक दिन अपना वो सर उठाएगा ही उठाएगा। एक ना एक दिन वो प्रॉब्लम ये प्रेसिपिटेट होगी ही होगी और उस समय वो समस्या वो जनरेट कर देगी और उस समय उस आर्थिक समस्या को ये मैनेज करना या उस ये सामाजिक समस्या को मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो आशा है कि डाटा को अपने ढंग से ये प्रस्तुत ना किया जाए या डाटा ये जो भी है उसको राइट पर्सपेक्टिव में ये दिखाया जाए, लोगों को ये भी बताया जाए कि इस ये डेटा का मतलब क्या है और फिर ये लोगों के ऊपर ये चीज ये छोड़ देनी चाहिए कि लोग इस चीज को ये समझे, वो खुद से इस चीज को एनालाइज करे कि ये क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आज का वीडियो थोड़ा ये लंबा हो गया, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले दिन हम लोग एक और यानी ऐसे ही ज्वलंत ये मुद्दे के ऊपर ये वीडियो लेकर के आपकी सेवा में फिर से ये प्रस्तुत होंगे। आपने इस वीडियो को ये ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ये धन्यवाद और आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।